दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी द्वारा रेलवे के एग्जाम के लिए बम्पर फ्री टेस्ट आ रहे हैं, इनके बारे में बताना चाहूंगा। यहां पर देखिए 6 फरवरी 2021 से 27 फरवरी तक इनके 4 टेस्ट हैं जो आपकी एनटीपीसी एग्जाम के लिए हैं। इनकी डेट है 6 फरवरी, 13 फरवरी, 20 फरवरी और 27 फरवरी। इसके अलावा यहां पर ग्रुप डी के लिए फ्री टेस्ट है, जिसमें देखिए ये आपके 6 फरवरी, 13 फरवरी, 20 फरवरी, 27 फरवरी को 7 बजे यहां पर होने वाले हैं। इसके अलावा देखिए यहां पर दोस्तों अगर हम नीचे की ओर आते हैं तो यहां पर देखिए यहां पर एमसीक्यू टाइप के आपके एनटीपीसी के स्पेशल प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपको अलग अलग विषय के मिलेंगे। मैथ, रीजनिंग, जीके, रीजनिंग अलग अलग हैं। इसके अलावा यहां पर डेली करंट अफेयर के यहां पर अलग अलग टेस्ट है जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ग्रुप डी, एनटीपीसी सबके लिए हैं। इसके अलावा यहां पर आते हैं तो ये भी आपके डेली करंट अफेयर हैं जो आपके प्रतियोगिता मंत्रा की तरफ से आए हुए हैं। इसके अलावा ये यहाँ पर है आपके करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर बूस्टर है। तो इस प्रकार से ये आपका जनरल अवेयरनेस है, ये आपके स्पेशल जनरल अवेयरनेस है जो का फ्री टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर के यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है यहाँ पर। इसके अलावा मैथ के यहाँ पर मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये जो टेस्ट है आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी डेट आपको दी गई है वहां से आप इन टेस्टों का फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। आपसे अनलॉक कोड मांगेगा तो आपको अनलॉक कोड में लगा देना है खीमराज 10। आपके लिए जो टेस्ट हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया गया है, वहां से अभी आप एनरोल कर लीजिए। हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गुणों में आवर्तिता यानी कि पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसका क्या मतलब है कि भाई आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें अगर हम बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं यानी कि आवर्त में, और अगर ऊपर से नीचे यानी कि आपके टॉप से बॉटम जाते हैं कि ग्रुप के अंदर, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है जैसे कि आयनन ऊर्जा होती है, परमाणु आकार होता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है, विद्युत ऋणता होती है, ये बदलते हैं। तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे गाइस। और ये जो टॉपिक है बार बार किसी भी एग्जाम होती है उसमें रिपीट होता है, और स्पेशली रेलवे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। चश्मा लगाने से मेरी उम्र आपको बहुत ज्यादा लग रही होगी, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि आज मेरी आंखों में इरिटेशन हो रहा है, इस वजह से मैंने यहां पर चश्मा यूज कर रखा है ताकि मेरी आंखों में प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं गुणों में आवर्तिता। तो आज मैं आपको इस टॉपिक को इस प्रकार से क्लियर करा दूंगा कि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा कि कौन सा गुण आवर्त में बढ़ता है, कौन सा ग्रुप में बढ़ता है। बिल्कुल आपको आसान भाषा में आपको समझा दूंगा। 5-6 प्रॉपर्टीज हैं लेकिन सबको मैं बिल्कुल इजी भाषा में आपको समझा दूंगा। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए जिसको बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या बोलते हैं उसको, वो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ये एक चीज होती है जो हम बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये क्या चीज होती है, देखिए आपका जो नील्स बोर था उसने क्या कहा था कि भाई आपका जो परमाणु होता है उसके नाभिक में आपका धनावेश यानी कि आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन अपने जो कक्षा होती है ना, आपके जो धनावेश केंद्र होता है इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर करते रहते हैं। अब देखिए मान लीजिए यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार से। तो होगा क्या, यहां पर आपको बताया था आवेश की जो प्रॉपर्टी होती है यानी कि चार्ज जो होता है, आवेश होता है, उसमें एक गुण होता है कि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान प्रकार के आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि केंद्र में धनायन स्थित होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणात्मक आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है, और यहां पर जो आपका धनावेश है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन पर धनावेश स्थित होता है। इस कारण से क्या होता है कि जो प्रोटॉन होता है ना, जो नाभिक में आपका प्रोटॉन स्थित है, ये क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। और सीधी सी बात है, अगर आकर्षित करेगा तो बताइए क्या होगा, इससे क्या होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टी जो होती हैं उन्हें बदलाव होता है। तो अगर मैं डायरेक्ट भाषा में आपको बताऊं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, तो केंद्र में स्थित जो आपका धनावेश होता है, या आप बोले तो नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने में लगाया गया जो बल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। यानी कि नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगाया गया जो आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स है, उसे ही हम बोलेंगे आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये बहुत काम आता है। अब देखिए मैं अगर आपको इसी में बताने की कोशिश करूं कि भाई प्रभावी नाभिकीय आवेश का क्या काम करेगा, तो देखिए
मान लीजिए यहाँ पर जो आपका ये प्रोटॉन है ये इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, सीधी सी बात है। मान लीजिए ये प्रोटॉन है और यहाँ पर भैया इलेक्ट्रॉन स्थित है, ठीक है, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन स्थित है, ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन स्थित है। अगर ये इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करता है, आकर्षण बल लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन बताइए ये पास पास आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे ना, और आएगा तो बताइए इसका आकार छोटा होगा नहीं होगा, इसका जो अब आकार बन जाएगा वो इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये बहुत सारे गुणों को करता है, प्रभावित करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई प्रभावी नाभिकीय आवेश होता क्या है, यानी कि नाभिक का आकर्षण जो बल होता है ना उसे हम बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में आपको एक चीज नोट करनी है, अगर हम वर्ग के अंदर यानी कि ग्रुप के अंदर, अगर हम ग्रुप के अंदर लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इसका मान क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, इसका मान क्या होता है, बढ़ता है। क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, है ना, और एक आपका जो पीरियड है ना, पीरियड है, ओके, थोड़ा सा मैंने उल्टा बता दिया, क्योंकि पीरियड में हम बाएं से दाएं चलते हैं, यानी कि पीरियड जो होता है, पीरियड यानी कि आवर्त, आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं। तो ध्यान रखना आवर्त में अगर बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे तो इसका जो मान होता है बढ़ता है, और इसका मान जो होता है यानी कि वर्ग में, यानी कि अगर ऊपर से नीचे जाओगे ग्रुप के अंदर, तो ग्रुप के अंदर यानी कि आप ऊपर से टॉप से बॉटम की ओर जाओगे तो आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है ना, वो क्या होता है, घटता है। ये था आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब बात करते हैं आपके किन किन प्रॉपर्टी कैसे कैसे बदलती हैं, यानी कि आपके आवर्त में कोई चीज कैसे बदलती है और वर्ग में कोई चीज कैसे बदलती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं नाभिकीय, आपका नाभिकीय त्रिज्या होती है ना, इसके बारे में यानी कि आकार के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए नाभिकीय आवेश होता है वो क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं पहला जिसको हम बोलते हैं परमाणु त्रिज्या, ठीक है। पहली नोट कीजिए, इसको बोल देंगे परमाणु त्रिज्या। क्या बोलेंगे इसको, परमाणु त्रिज्या। की भाई परमाणु त्रिज्या है यानी कि एटॉमिक रेडियस है, वो कैसे बदलेगी, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको परमाणु आकार भी बोल सकते हैं, यानी कि एटॉमिक साइज भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अब पहले तो बात ये करते हैं कि आपका जो परमाणु त्रिज्या होती है वो होता क्या है, यानी कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है। तो देखिए, जैसे हम वृत्त पढ़ते हैं, सर्किल पढ़ते हैं या गोला पढ़ते हैं, तो क्या होता है, परमाणु क्या होता है भाई, आपका गोले की त्रिज्या या वृत्त की त्रिज्या क्या होती है कि भाई परिधि पर स्थित कोई बिंदु है, उसके परिधि पर स्थित कोई आपका बिंदु है, उसके केंद्र से दूरी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो उसी प्रकार से परमाणु की त्रिज्या क्या होगी भाई, परमाणु क्या होगा, इस प्रकार से क्या होंगी, बहुत सारी कक्षाएं होंगी परमाणु की। तो अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होगा यहां पर, इसकी नाभिक से दूरी होती है ना, इसे ही बोलते हैं नाभिकीय या क्या बोलेंगे, परमाणु त्रिज्या, यानी कि एटॉमिक रेडियस इसी को बोलते हैं। क्या होती है एटॉमिक रेडियस की, कोई परमाणु है उसकी अंतिम कक्षा में कोई स्थित इलेक्ट्रॉन है, देखो यहां भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं, यहां हो सकते हैं, यहां से नहीं मापना है, अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से आपके नाभिक के बीच की दूरी होती है ना, उसको हम बोलते हैं परमाणु त्रिज्या। क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या। अब बात करते हैं परमाणु त्रिज्या आपके वर्ग में और आवर्त में कैसे बदलती है। पहले हम बात करते हैं आपके ग्रुप के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, कंफ्यूजन सारा दूर कर दूंगा आज मैं। ग्रुप के अंदर परमाणु आकार कैसे बदलता है, यानी कि वर्ग के अंदर। और ध्यान रखना, वर्ग के अंदर जब भी हम चेक करते हैं तो वर्ग में बढ़ते हैं, ऊपर से नीचे चेक करते हैं। तो देखिए, अगर मैं पहले वर्ग की बात करूं, पहले वर्ग में होता है देखिए हाइड्रोजन है ना, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और आपका फ्रांसियम है। इस प्रकार से ये आपके तत्व हैं, ठीक है। मान लो इसमें चेक करना, आप किसी का भी चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमको इसमें चेक करना है, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था भाई आप इनको देखकर ही इनका क्या बता सकते हैं, कोष की संख्या बता सकते हैं। कोष क्या होते हैं भाई, कितनी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो जब आप इलेक्ट्रॉन विन्यास भरोगे तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास पहली कक्षा में भरेंगे, लिथियम का 2 में भरा जाता है, सोडियम का 3 में, पोटेशियम का 4 में, रुबिडियम का 5 में, सीजियम का 6 में और फ्रांसियम का 7 में। अगर ऐसे आपको नहीं पता तो भाई ये तो पता होगा कि जो हाइड्रोजन होता है वो पीरियड 1 के अंदर आता है, 7 पीरियड होते हैं ना, लिथियम है पीरियड 2 के अंदर आता है, सोडियम आवर्त संख्या 3, पोटेशियम आवर्त संख्या 4, रुबिडियम आवर्त संख्या 5, सीजियम आवर्त संख्या 6 और फ्रांसियम आवर्त संख्या 6। ये तो आपको पता होगा ना,
चलिए अब देखिए सीधी सी बात है, आपको मैं डायरेक्ट भाषा में बताऊं तो देखिए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के पास एक ही क्या होगी, कक्षा होगी, क्योंकि इसके पास क्या होता है, एक ही आवर्त होता है, और आवर्त जो होता है ना वो मुख्य क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट करता है। लिथियम कुछ इस प्रकार से 2 कक्षाएं होंगी, सोडियम में इस प्रकार से 3 कक्षाएं होंगी, ठीक है, और इस प्रकार से आपका जो फ्रांसियम है इसमें क्या होंगी, 7 कक्षाएं होंगी इस प्रकार से। अब आप खुद बताइए मेरे को कि बताइए ग्रुप के अंदर यानी कि आपका वर्ग के अंदर परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ेगा या घटेगा। आपको क्लियर हो रहा है कि भाई जब हम एक ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि जब हम ग्रुप के अंदर, इस लाइन को इंपोर्टेंट नोट कर लेना, ये पूछ जाती है भाई क्यों बढ़ता है, तो ध्यान रखना ग्रुप के अंदर जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो कोश यानी कि सेल जो होते हैं, सेल यानी कि कोश, उपकोश, ऊर्जा स्तर, कुछ भी बोलो, उनकी संख्या लगातार बढ़ती रहती है, और सीधी सी बात है इनकी संख्या बढ़ेगी तो आकार क्या होगा, बढ़ेगा। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप याद कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे परमाणु त्रिज्या हो, आयनन ऊर्जा हो, कोई सी भी हो, जो चीज ग्रुप के अंदर बढ़ेगी 100% वो आपके आवर्त के अंदर यानी कि पीरियड के अंदर घटेगी, और जो चीज ग्रुप के अंदर घटेगी वो पीरियड के अंदर बढ़ेगी। बिल्कुल उल्टे होते हैं। तो परमाणु त्रिज्या के बारे में ध्यान रखना है, परमाणु त्रिज्या ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है। अब बात करें परमाणु त्रिज्या जो होती है वो आपके जो आपका आवर्त होता है, आवर्त में किस प्रकार से बदलती है, यानी कि आपका पीरियड के अंदर किस प्रकार से बदलती है, तो इसका बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। तो क्या बोलेंगे कि आवर्त में जब आप बाईं ओर से दाईं ओर जाओगे, लेफ्ट से राइट की ओर जाओगे, तो आकार क्या होगा, यानी कि परमाणु त्रिज्या होती है, क्या होती है, घटती है। ध्यान रखना है, परमाणु त्रिज्या होती है, घटती है। बस इतना सा ध्यान रख लीजिए कि भाई ऊपर से नीचे जाओगे तो बढ़ेगा और लेफ्ट से राइट जाओगे तो घटेगा, उल्टा कर देना है। अगर आपसे पूछ ले, मैं आपको रीजन भी बता रहा हूं कि भाई लेफ्ट से राइट जाओगे तो आकार क्यों घटता है, आकार क्यों घटता है, तो भी आपको बता, नाभिक आवेश जो होता है ना वो बढ़ जाता है इस वजह से, ठीक है, नाभिक आवेश बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, तो अब जो आवेश लग रहा था ना, जो आपका नाभिक का जो आवेश लग रहा था वो ज्यादा लगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पर आकार घट जाता है। बस आप तो ये वाला तरीका याद कर लीजिए कि भाई आपके ग्रुप के अंदर क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर कोष की संख्या यानी कि कक्षक, कोष, ऊर्जा स्तर, सेल, इनकी संख्या बढ़ती है तो आकार बढ़ेगा, और इसका उल्टा हो जाएगा आवर्त में, यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर क्या होता है, आकार घटता है। चलिए इसके हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो आपके रेलवे में पूछे गए थे और आगे भी इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपके सामने क्वेश्चंस करवाता हूं जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए दोस्तों हम प्रश्न करते हैं कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको आयनिक त्रिज्या के बारे में आपको बताता हूं, आयनिक त्रिज्या क्या होती है। देखिए कोई भी आयन जो होता है ना, आयन कब बनता है, जब कोई आपका उदासीन परमाणु होता है या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है या इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जैसे मान लीजिए ये आपका सोडियम है ना, सोडियम क्या करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो वो धनावेश बना लेता है। इसी प्रकार से अगर क्लोरीन है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्लोरीन माइनस बना लेगा। तो इस प्रकार से धनावेश और ऋणावेश बनते हैं। तो आपको एक प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ जाता है अगर कोई परमाणु होता है आपका ऋणावेश के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो बताइए उसका आकार बढ़ेगा या घटेगा, या कोई परमाणु उदासीन परमाणु है वो धनावेश के अंदर कन्वर्ट हो गया तो उसका आकार बढ़ेगा या घटेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और गाइस कंफ्यूजन होता है, लेकिन आज वो कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा। देखिए होता क्या है, देखिए पहले बात करते हैं धनायन के ऊपर यानी कैटायन के ऊपर। देखिए धनायन में क्या होता है कि धनायन में कोई तत्व होता है अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। अब मान लीजिए मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊंगा, आपको याद हो जाएगा यहीं पे कि अगर कोई धनावेश बन रहा है तो आकार बढ़ेगा या फिर घटेगा। देखिए धनावेश कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो देखिए सोडियम जो है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, है ना, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, अब कितने बच गए, 10। देखिए इलेक्ट्रॉन त्यागने से पहले सोडियम भाई साहब की यह स्थिति थी, कौन सी स्थिति, यह वाली। देखिए क्या स्थिति थी कि भैया इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें कितने थे, 2, इसमें कितने थे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और जो तीसरी कक्षा थे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, उसमें था 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जब ये कौन सा है, ये आपका है सोडियम।
अगर ये Na प्लस फॉर्म में आ गया, यहां पे दिख रहा है क्या? ओके, यहां पर अगर Na फॉर्म में आ गया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो अब क्या होगा? तो अब भैया इसके पास एक तो ये कक्षा बचेगी, एक ये कक्षा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मेरे को खुद बताइए कि जब धनावेश बना तो बताइए आकार बढ़ेगा या फिर घटेगा? सीधी सी बात है भाई, धनावेश बनेगा तो जो अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन है गया, तो अब 2 ही कक्षा बच गई ना। तो पहले तो आकार कितना था? पहले आकार जो था वो इतना बड़ा था, यहां से लेकर यहां तक, लेकिन अब कितना हो गया? सिर्फ 2 कक्षाओं के बराबर। तो बताइए धनावेश जब बनेगा तो आकार बढ़ेगा या फिर घटेगा? घटेगा, डिक्रीज होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न कैसे पूछ जाता है कि किसी भी आपका उदासीन परमाणु है उसका आकार अपने धनावेश से बताइए बड़ा होता है या फिर छोटा होता है? तो ध्यान रखना, जो उदासीन परमाणु है ना Na, उसका आकार तो बड़ा होगा, लेकिन जब ये धनावेश के रूप में चला जाएगा तो इसका आकार छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतिम कोष जो था उसका खत्म हो जाएगा। जो लास्ट वाली सेल थी, जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागेगा लास्ट वाली सेल खत्म हो जाएगी। तो ध्यान रखना है कि धनावेश का आकार होता है ना, कोई भी धनावेश अपने मूल परमाणु से क्या होता है? छोटा होता है। तो ध्यान रखना Na प्लस जो है, यहां पर Na प्लस है ना, इसका आकार इस Na से क्या होगा? छोटा होगा। और बिल्कुल उल्टा हो जाएगा इसका ऋणावेश में कि भाई ऋणावेश का जो आकार होता है, यानी कि Cl माइनस का जो आकार है Cl से क्या होता है? बड़ा होता है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो अंतिम कोष जो है, अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, और जब अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो सीधी सी बात है नाभिक का जो आकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा। तो जब नाभिक का आकर्षण बल दुर्बल होगा तो सीधी सी बात है आकार क्या होगा? बढ़ेगा। तो बिल्कुल आपको एक याद कर लो भाई, धनावेश का क्या होता है? धनावेश का आकार छोटा हो जाता है मूल परमाणु से, तो ऋणावेश का आकार क्या होता है? बड़ा। आपको एक लाइन नोट कर लीजिए, उससे याद हो जाएगा क्लियर। एक लाइन लिख लीजिए पूरी, मैं आपको समराइज करके बता रहा हूं। जितना ज्यादा ऋणावेश होता है आकार उतना ही बड़ा होता है, ये लिख लीजिए। और जितना ज्यादा धनावेश होता है आकार उतना ही छोटा होता है, इस बात को लिख लीजिए। कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये आपके सामने बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये रहा। इसको मैं आपके सामने इसी के माध्यम से कराऊंगा, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके पूछे जा सकते हैं, इनको मैं आपके सामने कराता हूं। देखिए, एक प्रश्न इस प्रकार से है कि बताइए, है ना, कि बताइए सबसे बड़ा आकार किसका होगा? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, है ना। एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन, एक है लिथियम, एक है फ्लोरीन। बताइए, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, आपसे पूछा गया था बताइए सबसे बड़ा आकार किसका है इनमें? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लिथियम और आपका फ्लोरीन। मैंने एक बात तो अभी आपको बताई थी, जब आप बाईं ओर से दाईं ओर जाते हो तो आकार में कमी होगी, ठीक है, आकार में कमी होगी। अब आपको पहचानना है भाई, इतने दिन हो गया आपको पहचानना आना हो गया। ये हाइड्रोजन है पहले वर्ग का है, ऑक्सीजन है 16वें वर्ग का है, लिथियम है पहले वर्ग का है, और फ्लोरीन 17वें वर्ग का है, हैलोजन वर्ग का। ये तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है, धीरे धीरे। तो सीधी सी बात तो ये है कि जब आप बाईं ओर से दाईं ओर जाओगे तो आकार में कमी होगी, सीधी सी बात है। तो सीधी सी बात है 16वें वर्ग का और 7वें वर्ग तो इधर आते हैं, इसका मतलब उनका तो आकार बड़ा होगा नहीं। तो किसका होगा? पहले वाले का, है ना भाई। आप बाईं ओर से दाईं ओर जाओगे तो आकार क्या वो घटेगा, इसका मतलब पहले वाले का सबसे बड़ा होगा। तो पहले वाले में कौन बचा? हाइड्रोजन और लिथियम। अब सोचिए इनमें से किसका बड़ा होगा? बताया था ना आपको भाई, एक ग्रुप है, देखिए ये रहा, है ना, हाइड्रोजन है, इधर लिथियम है, इधर सोडियम है। बताया था अगर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाओगे तो आकार बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो बताइए, इनमें से ये तो हाइड्रोजन रहा, है ना, और ये लिथियम रहा, इसमें 2 कक्षाएं, किसका आकार बड़ा होगा? लिथियम का। तो इनमें से किसका आकार बड़ा होगा? ध्यान रखना है, इन सब में से आपके लिथियम का आकार सबसे बड़ा होगा, ये वाला ऑप्शन नंबर 3। अगला जो प्रश्न है वो है कि परमाणु आकार का सही क्रम ज्ञात कीजिए। बताइए कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। तो आप इनको पहचानिए, ये वर्ग संख्या 16 के तत्व हैं। आपको मैंने ट्रिक बताई थी, ओल्ड स्टाइल से टीपो बताया था ना। तो ये 3 एलिमेंट शुरू के, ऑक्सीजन, सल्फर और आपका सेलेनियम, ठीक है। तो ओल्ड स्टाइल से टीपो, और आपको बताया था हमने इस प्रकार से याद किए थे, कुछ जानो तो ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऐसे बताया था ना आपको। तो देखिए, तो यहां पर आप, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर आप ग्रुप के अंदर आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हो ग्रुप के अंदर तो आकार लगातार क्या होता है, बताया था ना, अरे बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो बताइए किसका आकार ज्यादा होगा? सीधी सी बात है, जो सेलेनियम है इसका आकार सबसे बड़ा होगा, फिर आपका ऑक्सीजन, आपका सल्फर का होगा, और सबसे छोटा किसका होगा? ऑक्सीजन का। ये क्रम हो जाएगा, सेलेनियम का सबसे बड़ा, फिर आपका सल्फर का, और फिर आपका ऑक्सीजन का, ठीक है। चलिए, एक प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था, अगर आप आवर्त सारणी में सोडियम से लेकर क्लोरीन की तरफ जाते हो,
अब आपको पहचानना है प्रश्न क्या कहना चाहता है। सोडियम आपको पता होगा ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है ना, ग्रुप नंबर 1 का, और क्लोरीन ग्रुप नंबर 17 का। यानी कि आपसे पूछा गया अगर आप ग्रुप 1 से ग्रुप 17 की ओर जाओगे, यानी कि आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर, और बाईं ओर से दाईं ओर का मतलब क्या है, पीरियड के अंदर जाना, यानी कि आवर्त के अंदर जाना। और बताया था अगर आप इधर से इधर जाते हो तो आकार क्या होगा, घटेगा। यही प्रश्न आपसे पूछा गया था। सोडियम से अगर आप क्लोरीन की तरफ जाते हो तो आकार में क्या होगी, पूछा गया था, ध्यान रखना, आकार में क्या होगी, कमी होगी, आकार डिक्रीज होगा। चलिए आगे बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहां पर आपका कंफ्यूजन है सारा दूर कर दूंगा। यहां पर इस प्रकार से आपको प्रश्न दिया गया था कि बताइए Na+, Mg+2, Al+3, O2- और F-, इसमें से सबसे बड़ा आकार किसका होगा। या यह प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि भैया बताइए किसका, इसको आप आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको बनाइए। तो अभी मैंने आपको एक बात लिखाई थी, वो बात ये थी जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा बड़ा आकार होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा आकार उतना ही छोटा होगा। तो उसी क्रम में आप इसको लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, देखिए भाई सबसे ज्यादा नेगेटिव किसके ऊपर है, O2-। ध्यान रखना O2- का आकार क्या होगा, सबसे बड़ा। उसके बाद में चेक करें, माइनस ये वाला है तो F- का। उसके बाद में क्या आ जाएगा, Na+, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका Mg+2, और लास्ट में क्या आ जाएगा, AlCl3। यानी कि जिसके ऊपर जितना ज्यादा धनावेश है उसका आकार उतना ही बड़ा आएगा, वो जिसका आकार उतना ही छोटा होगा, और जिसके ऊपर ऋणावेश जितना ज्यादा है उसका आकार उतना ही बड़ा होगा। इतनी सी बात ध्यान रख लीजिए। इन सबके ऊपर हम बात करें तो इन सबके पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है। देखिए सोडियम है 11 नंबर पे आता है, एक धनावेश है मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, कितने बचे, 10। मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, +2 है, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 10। एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आता है, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, कितने बचे, 10। ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, -2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, कितने आ गए, 10। आपका फ्लोरीन है आपके 9 नंबर पे आता है, एक माइनस है, इसका मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो सबके पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके आधार पर हम इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो गाइज इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए थे सबकी प्रैक्टिस करा दूंगा। फिलहाल मैं आपको एक एक चीज यहां पर समझा रहा हूं। तो ये आपका था परमाणु आकार, वो आयनिक आकार होते हैं, वो आपके कैसे कैसे बदलते हैं आपके ग्रुप के अंदर और आपके पीरियड के अंदर। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपको देखते हैं आयनन एंथैल्पी है उसके बारे में, लेकिन इसको आप नोट डाउन करना चाहे नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी के बारे में, ये क्या चीज होती है। तो देखिए कोई भी परमाणु होता है उसके अंतिम कोष में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, है ना। मान लीजिए आप सब्जी लेने जा रहे हैं, तो आप सब्जी लेके आएंगे 1 किलो, तो भाई 1 किलो सब्जी लेने जाओगे तो सीधी सी बात है आपको बदले में कुछ देना पड़ेगा, या फ्री में लेके आ जाओगे, फ्री में नहीं ला सकते ना, मतलब आपको उस दुकानदार को कुछ देना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से आपका जो परमाणु होता है, एटम होता है, जब उससे आपको इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बदले में जो ऊर्जा हमको देनी पड़ती है उस ऊर्जा को हम बोलते हैं आयनन ऊर्जा। यानी कि अगर मैं इसको विज्ञान की भाषा में प्रॉपर डेफिनेशन बताऊं तो किसी उदासीन गैसीय परमाणु से, यानी कि गैस स्टेट में ही इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, ध्यान रखना। तो किसी उदासीन परमाणु से, उदासीन का मतलब क्या है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो, ना तो पॉजिटिव चार्ज हो ना ही नेगेटिव चार्ज हो, किसी उदासीन परमाणु के गैसीय अवस्था में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है या उसको जो ऊर्जा दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आयनन ऊर्जा, यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ जाता है, किलो जूल प्रति मोल। ध्यान रखना, किलो जूल प्रति मोल है वो आपका आयनन ऊर्जा का मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। जूल प्रति मोल भी होता है, बात एक ही है, लेकिन ये इसका व्यापारिक मात्रक है, मतलब ऐसा यूनिट, तो ध्यान रखना किलो जूल प्रति मोल है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो होता कैसे, देखिए मान लीजिए ये आपका कोई उदासीन परमाणु है, क्या है, ये आपका कोई उदासीन परमाणु है ना, यानी कि आपका न्यूट्रल क्या है, कोई एटम है, उसको क्या देंगे, उसको हम देंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि Ie, और जैसे हम इसको आयनन ऊर्जा देंगे ये क्या हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और धनावेश के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। जैसे सोडियम है, सोडियम को अगर हमने क्या दिया, आयोनाइजेशन एनर्जी दी, आयनिक ऊर्जा दी, तो ये क्या करेगा, धनावेश यानी कि Na+ के रूप में आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है,
एक इलेक्ट्रॉन, इस बात को नोट करना, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं प्रथम आयनन ऊर्जा, यानी कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हमको निकालने हैं तो उसे हम बोलेंगे द्वितीय आयनन ऊर्जा, यानी कि सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं किसी से तो ध्यान रखना उसे हम बोलेंगे थर्ड आयनन ऊर्जा, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि तृतीय आयनन ऊर्जा। ठीक है, आयनन ऊर्जा को आयनन विभव भी बोलते हैं, बात एक ही है। आयनन आयोनाइजेशन आपका जो पोटेंशियल है, यानी कि आयनन विभव, बात यही है। आयनन विभव या आयनन ऊर्जा, बात एक ही है। पहली बात तो ये। अगली बात कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे ऊर्जा उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। यानी कि अगर मैं आपसे शॉर्ट में बोलूं तो क्या बोलूंगा कि भाई अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो निकालोगे, और अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी जो हमको चाहिए, यानी कि आयनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितने इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और आयनन ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो होती है, आयनन ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन निकालने की जो होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना तीसरी वाली का मान दूसरी वाली से और दूसरी वाले का मान पहली से ज्यादा होता है, यानी कि तृतीय आयनन ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद में द्वितीय आयनन ऊर्जा, उसके बाद में प्रथम आयनन ऊर्जा। अरे सीधी सी बात है भाई, 3 किलो चीनी ली या 3 किलो सब्जी लेकर आए, 3 किलो सब्जी का मूल्य ज्यादा होगा, फिर 2 किलो का ज्यादा होगा, फिर आपका 1 किलो का। सीधी सी बात है ना भाई, मान लीजिए 50 रुपए किलो सब्जी लेके आए तो 3 किलो सब्जी लेंगे 150 रुपए की, तो इसका मान ज्यादा होगा, है ना। 2 किलो लेके आए 100 रुपए, उसका मान ज्यादा होगा, फिर आपका 1 किलो है तो इसका मान कम होगा। तो ध्यान रखना कि तृतीय, यानी कि तृतीय आयनन ऊर्जा, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, उसका मान सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ये आपके ग्रुप के अंदर और आपके पीरियड के अंदर कैसे बदलती है। देखिए, तो पहले हम बात करते हैं ग्रुप के अंदर, है ना। पहले हम बात करते हैं ग्रुप के अंदर, ठीक है, यानी कि वर्ग के अंदर, यानी कि आपका जो वर्ग होता है, ग्रुप होता है, समूह जो होता है, उसके अंदर कैसे बदलते हैं। तो ध्यान रखना, समूह के अंदर हम हमेशा कैसे करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर। अब देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाएंगे। देखिए, मान लीजिए हम पहले जो वर्ग है उसका उदाहरण लेते हैं। हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और आपका फ्रांसियम है। अब देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं, हाइड्रोजन का आकार कुछ इस प्रकार से होगा, इस लिथियम का आकार कुछ इस प्रकार से होगा, फ्रांसियम का आकार इस प्रकार से, इसमें क्या होंगे, 7 क्या होंगे, इसके अंदर 7 क्या होंगे, 7 कक्षाएं होंगी। अब मेरे को ये बताइए कि भैया इस छोटे वाले से इलेक्ट्रॉन निकालना है और एक हमको एक बड़े वाले से इलेक्ट्रॉन निकालना है। बताइए किससे आप अधिक सरलता से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एक तो हमको इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, एक हमको इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है। बताइए किससे निकालोगे, किससे मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालोगे। अरे सीधी सी बात है, बड़े वाले से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। या आप ऐसे मान लो कि भाई बड़ा आदमी बेच रहा है दुकान पे, एक कोई मतलब छोटा सा बच्चा बैठा है, तो बड़ा आदमी बैठा है ना, भाव कम कर देगा सब्जियों का, लेकिन छोटा वाला भाव नहीं करेगा। तो ध्यान रखना, बड़े आकार के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है और इलेक्ट्रॉन जोड़ना भी आसान होता है। क्यों होता है, साइंस की भाषा में बताते हैं। क्योंकि देखिए, यहां पर जो नाभिक का आवेश लग रहा है ना, बहुत ज्यादा लग रहा है भाई। यहां पर देखिए, इस यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको तो जकड़ रखा है। यहां पर जो आपका धनावेश है ना, इसने जकड़ रखा है, जबकि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में, यहां इतनी दूर, इसके ऊपर तो नाभिक का जो आकर्षण बल लग रहा है ना, प्रभावी नाभिक आवेश, ये बहुत कम लग रहा है, जबकि यहां पर तो बहुत ज्यादा लग रहा है। अब सीधी सी बात है, यहां पर नाभिक का आवेश ज्यादा लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है। लेकिन यहां से आप यहां से निकाल के भग जाओगे, आसानी से नहीं भग जाओगे, है ना, लेकिन यहां से निकालना कठिन है। तो ध्यान क्या रखना है। अब बात करते हैं मुद्दे की कि भाई आयनन ऊर्जा ग्रुप के अंदर बढ़ती है या घटती है। तो ध्यान रखना, इसकी आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है। इसकी थोड़ी कम होगी और यहां बहुत ही कम होगी। इसका मतलब क्या है, आयनन ऊर्जा ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होती है, घटती है, यानी कि डिक्रीज होती है। ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है भाई, आयनन ऊर्जा जो है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, वो ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालना कहां से आसान है, यहां से। तो ध्यान रखना, यहां कम होगी आयनन ऊर्जा, लेकिन इस वाले की ज्यादा होगी, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे जाओगे तो घटती रहेगी, घटती रहेगी। और बात करें किसकी, आवर्त की, तो बिल्कुल उल्टा कर देना है, कुछ भी वो नहीं करना। याद, आवर्त में क्या हो जाएगी, आवर्त में अगर आप लेफ्ट से
राइट की ओर जाओगे तो क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, लेफ्ट से राइट की ओर जाओगे तो बढ़ेगी। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। शानदार प्रश्न कराता हूं, बहुत ही जबरदस्त आपके सामने आयनन ऊर्जा का जबरदस्त प्रश्न है, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको देखकर लगेगा कि ये कुछ अच्छे लेवल का प्रश्न है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, आपके सामने बेहतरीन सवाल कराता हूं आयनन ऊर्जा का, जो आपके रेलवे एग्जाम में पूछा गया है। चलिए दोस्तों, अब आपके सामने जबरदस्त प्रश्न करते हैं जो आपके आयनीकरण ऊर्जा के बारे में पूछे गए हैं। तो देखिए पहला जो प्रश्न है वो तो आपको ये याद रखना है कि अक्रिय गैस जो होती है, नोबल गैस जो होती है, इनकी आयनीकरण ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, सबसे अधिकतम होती है। अगर आपसे पूछ ले किस ग्रुप के सदस्य जो होते हैं उनकी आयनीकरण ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, तो ध्यान रखना आपके अक्रिय गैस यानी कि नोबल गैसेस की। क्यों होती है, तो इसलिए होती है क्योंकि इनका आकार होता है, वो इनका जो आपका जो इनके इलेक्ट्रॉन का विन्यास होता है वो उसमें इनका अष्टक पूरा भरा हुआ होता है, तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना और इलेक्ट्रॉन जोड़ना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इनका ऑलरेडी अष्टक पूरा है। इसलिए ये तो ना इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण करते हैं और ना ही आसानी से त्यागते हैं, ध्यान रखना। इस वजह से अक्रिय गैस जो होती है, नोबल गैसेस यानी कि 18वें वर्ग के ग्रुप, यानी कि आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, इन सब का जो आपका आयनीकरण ऊर्जा है सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलिए दूसरा यहां पर एक प्रश्न पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी 2018 में कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन, इनमें आपकी जो आयनीकरण ऊर्जा है, प्रथम आयनीकरण ऊर्जा ऐसे लिखा गया था, प्रथम आयनीकरण ऊर्जा का मान का आरोही क्रम बताइए भाई, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखिए तो पहली बात तो ये आपको पहचानने के जो ग्रुप हैं कहां के हैं, ये आपको एलिमेंट है किस ग्रुप के हैं। सोडियम आपको पता है पहले ग्रुप का है, मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप का है, एल्युमिनियम 13वें का है और आपका सिलिकॉन 14 का है। ठीक है, अब इस हिसाब से अभी मैंने आपको बताया था आयनीकरण जो होती है, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा का मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से आप आसानी से निकाल सकते हो, कहां से कठिनाई से निकाल सकते हो। तो बताया था कि भाई आप जब बाईं ओर से दाईं ओर जाते हो तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा, जब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो तो घटेगा। तो बाईं ओर से दाईं ओर जाओगे तो सीधी सी बात है, इस प्रकार से होना चाहिए नहीं होना चाहिए भाई, इस प्रकार से होना चाहिए भाई, सिलिकॉन की आयनीकरण ऊर्जा सबसे ज्यादा होनी चाहिए, फिर एल्युमिनियम की होनी चाहिए, फिर मैग्नीशियम की होनी चाहिए, फिर आपकी सोडियम की होनी चाहिए। लेकिन ये प्रश्न इतना आसान नहीं था। ठीक है, ये प्रश्न इतना आसान नहीं था। क्यों नहीं था अभी बताते हैं, और इस लाइन को आप नोट डाउन कीजिएगा। देखिए सोडियम है, एक आपका है मैग्नीशियम, एक आपका है एल्युमिनियम और एक आपका है सिलिकॉन। ठीक है, देखिए सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन का विन्यास लिखिए किस प्रकार का, sp-df वाला लिखिए तब क्लियर होगा। देखिए sp-df के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 1s, मैंने आपको पहले बता दिया इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना। ठीक है, तो 1s2, 2s2, 2p6 और आपका 3s1। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा, 2 और 2 4 और 1 6, 10 और 1 11। इसका लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ठीक है, इसका लिखेंगे एल्यूमिनियम का, ये 13 नंबर, देखिए 11 नंबर पे आता है, ये 12 पे आता है, ये 13 पे आता है, ये 14 पे आता है। 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6, 3s2 और आपका 3p1। इसकी बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और आपका 3p2। अब देखिए यहां से आपको क्या बात समझ आ रही है, यहां से आपको एक बात समझ आ रही है। क्या बात समझ आ रही है कि भाई इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, लास्ट में इसका 3s1 है, इसका 3s2 है, इसका 3p1 है, इसका 3p2 है। अब मैंने आपको एक बात पहले बताई थी, क्या बताई थी याद कीजिए, मैंने आपको यह बताया था अगर किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लिखते हैं, अगर वो आधा भरा हुआ है या पूरा भरा हुआ है, मान लीजिए जो p है, p में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं ना, तो अगर p3 फॉर्म में है या d है, d में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, वो d5 फॉर्म में है, या f में हम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, अधिकतम f7 स्थिति में है। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई आपका कक्षक है ना, वो या तो पूरा भरा हुआ हो या अर्ध भरा हुआ हो, वो अधिक स्थायी होता है, अधिक स्टेबल होता है। तो आप इनको अच्छे से देखिए, यहां पर 3s2 है ना, इसका अंतिम कोष वो पूरा भरा हुआ। आप कहेंगे सर 3s2 तो ये भरा हुआ है, 3s2 ये भरा हुआ है, इनको नहीं देखना, अंतिम कोष को देखना है। यहां पर इसका अंतिम कोष है यानी कि 3s यानी कि s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और दोनों को दोनों फुल है, यानी कि इसका अंतिम कोष है वो भाई साहब भरा हुआ है, और अंतिम कोष भर गया है ना, तो वही आपके जो 18वें वर्ग हैं वो वाली स्थिति बन गई। लेकिन वहां पे तो अष्टक ही पूरा भरा हुआ था, यहां पर सिर्फ उपकोष भरा हुआ होता है।
तो अर्धपूरित जो उपकोष होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं, इसलिए ध्यान रखना मैग्नीशियम भाई साहब क्या होंगे, रोस हो जाएंगे। क्योंकि भाई मेरी सवारी फुल थी, मेरी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, आप निकालोगे तो सोडियम गुस्सा होगा और इसी गुस्सा के कारण यहां पर गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी, यहां पर देखिए, यहां पर इसकी जो आयनन ऊर्जा है ना वो सोडियम की तो इससे ज्यादा होगी, लेकिन यहां पर एल्युमिनियम से ज्यादा इसकी आयनन ऊर्जा हो जाती है। तो इसका राइट जो क्रम होगा वो ये होगा कि सोडियम की सबसे कम होती है ना, फिर आपके मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन जो है उसमें आपके एल्युमिनियम की दूसरे नंबर पे होती है, उसके बाद में मैग्नीशियम की होती है, फिर सिलिकॉन की होती है। ये वाला क्रम हो जाएगा, यानी कि पहले ये वाला था नॉर्मली, लेकिन मैग्नीशियम ने क्या किया, थोड़ा सा यहां पर अपना गुस्सा प्रकट किया, क्योंकि इसका अंतिम कोश भरा हुआ है। तो सोडियम आपका मैग्नीशियम कहता है भैया एल्युमिनियम मैं तो तेरे से ज्यादा पावर दिखाऊंगा। तो ध्यान रखना एल्युमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम की आयरन ऊर्जा होती है। चलिए एक प्रश्न और है कि सबसे कम, आपको ये ऑप्शन दिया गया, एक प्रश्न इस प्रकार से था, सबसे कम आयनन ऊर्जा जो है इनमें से किसकी है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हीलियम, सोडियम, फ्रांसियम और सीजियम, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है वो किसकी है। अब आप जल्दीबाजी में प्रश्न को नहीं पढ़ोगे और हीलियम टिक कर दोगे। आप सोच रहे होंगे क्यों, क्योंकि हीलियम जो है इन तीनों से अलग है, क्योंकि आपका सोडियम, फ्रांसियम, सीजियम है, ग्रुप 1 के एलिमेंट है ना। लेकिन ये जो भाई साहब हैं हीलियम वो आपके 18 के हैं, तो आप सोच रहे हैं जल्दीबाजी में, लेकिन भैया हीलियम की तो सबसे ज्यादा होती है, क्यों, वर्ग 18 का है, तो ये तो हट ही जाएगा। भाई आपसे क्या पूछा गया है, सबसे कम किसकी है, हीलियम की तो सबसे ज्यादा होगी, नहीं होगी, क्योंकि वर्ग 18 का है, उनका तो आप अष्टक है, भरा हुआ है। अब बच के 3, सोडियम, फ्रांसियम और सीजियम। अब लिखिए, पहले कौन आता है, हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर आपका है लीना की रब से फरियाद। अभी बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, भाई आयनन ऊर्जा होती है, ऊपर से नीचे जाओगे घटेगी, तो सबसे ज्यादा कम किसकी होगी, फ्रांसियम की। किसकी होगी, फ्रांसियम की, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 की। ठीक है, तो ये आपका था आयनन ऊर्जा। ठीक है, बाकी जो प्रश्न गाइज वो हम एक साथ करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। फिलहाल मैं आपको टॉपिक के साथ साथ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे आयनन ऊर्जा बढ़ती है, कैसे घटती है, कुछ एग्जांपल के माध्यम से। बाकी जो क्वेश्चन है हम आगे करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे आगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, यानी कि इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो। लेकिन इससे पहले इसको आप नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर सकते हैं, फिर आप कमेंट करते हो कि सर आप पढ़ाने के बाद साइड हो जाए कीजिए, तो मैं साइड हो जाता हूं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपके जो आपका अभी हमने पढ़ा था आयनन ऊर्जा, उसी का ही एक भाई है। ठीक है, वो इसका बिल्कुल उल्टा है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, यानी कि इसको हम दूसरी भाषा में इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बोलते हैं। ध्यान रखना, दोनों एक ही बात है। अब देखिए इसकी परिभाषा देखते हैं पहले कि होती क्या है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन लब्धि, लब्धि का मतलब गेन करना, ग्रहण करना। देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि कोई उदासीन गैसीय परमाणु है, उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहते हैं, उसको एक इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई तत्व है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन कमी है, हम उसको एक इलेक्ट्रॉन ऑफर कर रहे हैं, तो बताइए क्या होगा, अरे बदले में वो कुछ हमें देगा या नहीं देगा, देगा ना, सीधी सी बात है। तो देखिए जब किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है, तो जो ऊर्जा बाहर निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, या इसे ही जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति रहती है ना, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी कि इलेक्ट्रॉन के साथ बंधुता, यानी कि इलेक्ट्रॉन के साथ भाईचारा बनाने की प्रवृत्ति, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, आप समझ लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, किसी उदासीन परमाणु जो होता है ना, किसी उदासीन परमाणु की गैसीय अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है या बाहर निकलती है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, ये उसकी बिल्कुल उल्टी है। देखिए कैसे, मान लीजिए ये आपका कोई भी परमाणु है, ये आपका उदासीन परमाणु है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका कोई उदासीन परमाणु है, और उस उदासीन परमाणु में हम क्या कर रहे हैं, उस उदासीन परमाणु में हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं। तो क्या होगा, यहां पर क्या होगा, जैसे हम इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो यहां पर क्या होगा, ये आपका परमाणु है वो क्या किस रूप में आ जाएगा, किस में आ जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणायन के रूप में आ जाएगा, और यहां पर कैसी एनर्जी निकलेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन और आपका एंथैल्पी, ये ऊर्जा यहां से बाहर निकलेगी। ठीक है, बिल्कुल इसका उल्टा है जो आयनन ऊर्जा पढ़ रहे थे, उल्टा। ठीक है, अब देखिए
इसका जो आपका जो बढ़ता है ना, जो आपका ग्रुप में और आपके आवर्त में सेम आयनन ऊर्जा की तरह होता है। मैंने आपको बताया था भाई छोटा जो आकार होता है उससे आप आसानी से इलेक्ट्रॉन आप वो आपका बड़ा आकार जो होता है, जितना बड़ा आकार होगा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हो, आसानी से इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है। और जितना छोटा आकार होगा आप उतनी कठिनाई से इलेक्ट्रॉन जोड़ सकते हो और उतनी कठिनाई से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। तो ध्यान क्या रखना है, सेम वही बात। कौन सी बात बताई थी ना कि ग्रुप के अंदर आपको बताया था, यानी कि वर्ग के अंदर क्या होता है, जब आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हो तो आकार क्या होता है, लगातार बढ़ता है। इस प्रकार से कैसा होता है, आकार लगातार बढ़ता है और आकार बढ़ेगा तो क्या होगा, आप आसानी से इलेक्ट्रॉन जोड़ सकते हो। क्या होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन जोड़ सकते हो। तो हम क्या बोलेंगे दूसरी भाषा में, अगर आप एक ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की ओर जाओगे, ऊपर से नीचे की ओर, तो इलेक्ट्रॉन जो लब्धि एंथैल्पी है उसका मान क्या होगा, घटेगा। क्या बोलेंगे, आयनन वो आपका जो आपका इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी उसका मान क्या होगा, घटेगा। और अगर हम बात करें किसकी, पीरियड की, किसकी बात करेंगे, पीरियड की, यानी कि आपके आवर्त की। तो ध्यान रखना आवर्त के अंदर जब आप लेफ्ट से राइट की ओर जाओगे तो ध्यान रखना जो आपकी इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा है उसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, सेम वही है जो आपके हमने आयनन ऊर्जा के बारे में पढ़ा था, वही है। बस यहां पर इसकी डेफिनेशन अलग है लेकिन इसके जो प्रॉपर्टी है वो सेम है। वो भी आवर्त में क्या होता है, आपका बढ़ता है और ये आपके ग्रुप के अंदर घटता है, सेम वही है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणता के बारे में पढ़ते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आगे चौथी प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है आपका विद्युत ऋणता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले बात करते हैं कि विद्युत ऋणता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। तो देखिए, कोई भी सहसंयोजक बंध होता है ना, यानी कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन बंध जब टूटता है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस बंध के फलस्वरूप जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि सीधी सी बात से मैं आपसे कहूं कि भाई सहसंयोजक जो बंध होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, उसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे हम बोलते हैं विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता के बारे में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि विद्युत ऋणता उन तत्वों की सबसे ज्यादा होगी जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब आप खुद सोचिए भाई किन तत्वों की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होगी, भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमियां होती हैं। अब देखिए, अगर हम ग्रुप नंबर 1 की बात करें, उनके पास तो वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। ग्रुप 2 की बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम इधर की ओर जाएंगे, आपका ग्रुप नंबर जैसे आपका 16 है, 16 में 2 इलेक्ट्रॉन कमी होती है, 17 होता है, 17 में 1 इलेक्ट्रॉन कमी होती है। तो अगर हम बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे, है ना, तो अगर हम बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे तो विद्युत ऋणता में क्या होती है, विद्युत ऋणता में वृद्धि होती है। तो यहां पर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन है बार बार आ जाता है, ध्यान रखना। आज मैं आपको लिखा रहा हूं विद्युत ऋणता का क्रम, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है फोन, जब भी आपको विद्युत ऋणता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद आए, आपको याद करना है फोन। क्या याद करना है, फोन याद करना है और मुझे कॉल करना है, ठीक है। यानी कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव में जब आप उलझ जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिव का कोई प्रश्न आ जाए कि बताइए किस तत्व की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, किसकी, है ना, तो पूछ ले, तो आपको क्या करना है, फोन करना है मुझे, और फिर मैं इसका आंसर बता दूंगा। तो जैसे आप मुझे फोन करोगे, फोन में क्या होता है, FON। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो विद्युत ऋणता होती है फ्लोरीन की होती है, उसके बाद में ऑक्सीजन की होती है, उसके बाद में नाइट्रोजन की होती है। जी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता होती है। प्रश्न पूछ जाता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, सबसे अधिक विद्युत ऋणता किसकी होती है, ध्यान रखना फ्लोरीन की होती है। और फ्लोरीन ग्रुप नंबर 17 का होता है। 17 वर्ग के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए इनकी प्रवृत्ति क्या होती है, इनकी प्रवृत्ति होती है कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कैसे भी अपने अष्टक को पूरा करा जाए, इसलिए इनकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद में ग्रुप नंबर 16 की होती है, यानी कि ऑक्सीजन वाले की, और फिर उसके अंदर आपके जो नाइट्रोजन वाले ग्रुप होते हैं उनकी होती है। तो ध्यान रखना है। और आपको एक चीज और बता दूं कि भाई जो विद्युत ऋणता होती है, जब आप ग्रुप में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हो तो क्या होता है, बढ़ती है। क्या होती है,
बढ़ती है, और जो चीज आपके पीरियड के अंदर, इनकी आवर्त के अंदर बढ़ती है, सीधी सी बात है वो आपके ग्रुप के अंदर यानी कि आपके वर्ग के अंदर क्या होगी, घटेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका हो गया विद्युत ऋणता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम देखते हैं आपका संयोजकता यानी कि वैलेंसी, लेकिन इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपके सामने संयोजकता यानी कि वैलेंसी देखते हैं कि वैलेंसी कैसे कैसे बदलती है, कैसे कैसे घटती है। दोस्तों अब बात करते हैं आपके मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसका नाम है संयोजकता यानी कि वैलेंसी। अब देखिए वैलेंसी के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन यहां पर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा ताकि आपका वैलेंसी के बारे में कोई भी डाउट होगा यहां पर क्लियर हो जाएगा। देखिए पहली बात तो वैलेंसी होती क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो भैया कोई भी आपका एक एटम होता है, एक परमाणु होता है, उससे कितने और तत्व जुड़ सकते हैं, है ना, किसी और तत्व के कितने एटम जुड़ सकते हैं, उसी को बोलते हैं वैलेंसी। अब इसकी जो परिभाषा दी जाती है ना वैलेंसी की, वो दी जाती है कि भाई कोई भी आपका कोई एक तत्व का परमाणु है, उससे कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, उन्हीं की संख्या को बोलते हैं आपकी संयोजकता यानी कि वैलेंसी। वैलेंसी का निर्धारण जो किया जाता है आपके संयोजकता कोष से किया जाता है। अब ये संयोजकता कोष होता क्या है, तो जब किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं ना, तो अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, जैसे मान लीजिए सोडियम जो है, सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है 2 8 1। तो अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं, इनको ही बोलते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ये आपको ध्यान रखना है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन उन्हीं को ही बोलते हैं, और उसी के आधार पर ही आपके जो तत्व होते हैं उनकी वैलेंसी निर्धारित हो जाती है, उनकी संयोजकता निर्धारित होती है। चलिए आपके सामने सब कुछ बताते हैं किन किन तत्वों की वैलेंसी कैसे कैसे होती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाईं ओर से यानी कि ग्रुप नंबर 1 के। तो देखिए ग्रुप नंबर 1 जो है, ग्रुप नंबर 1 के सदस्य आपको पता होंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इनके अंतिम कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ध्यान रखना है इनकी संयोजकता क्या होती है, 1 होती है। प्लस की 1 बोल दीजिए या फिर 1 बोल दीजिए। अगर आप ग्रुप नंबर 2 की बात करें, इनकी क्या होती है संयोजकता 1। अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 2 की, तो ग्रुप नंबर 2 की भी संयोजकता क्या होती है 2। अब बात करें 3 से लेकर 12 तक के जो आते हैं ना, उनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व। क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक के तत्व। और डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, मतलब इनकी कोई फिक्स ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम चलेंगे सीधा आपके किसके ऊपर, ग्रुप नंबर 13 के ऊपर, यानी कि वर्ग नंबर 13 के ऊपर। तो वर्ग नंबर 13 जो है, अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इस प्रकार से 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं अंतिम कक्षा में। तो देखिए अगर अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है ना, मैं आपको एक बार सारे बताता हूं फिर आपको समझाऊंगा। ग्रुप नंबर 14 की बात करें, ग्रुप नंबर 15 की बात करें, 16 की, 17 की और 18 की, तो अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4, इसके में कितने होंगे 5, इसके में कितने होंगे 6, इसके में कितने होंगे 7 और इसके में कितने होंगे 8। अब बात करते हैं कि इनकी वैलेंसी, ये तो क्या है अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल, अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, और यहां पर मैं लेता हूं भैया इनकी जो वैलेंसी है वो कितनी बनेगी। तो देखिए अष्टक नियम को याद कीजिए। अष्टक नियम ये कहता है कि अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जो तत्व होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करता है। तो देखिए अष्टक नियम के अनुसार यहां पर इसके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, तो इसकी संयोजकता क्या होगी 1, और वो प्लस की 1 बोलिए या फिर 1 बोलिए। अगर हम ग्रुप नंबर 2 की बात करें, जिसमें आपके मैग्नीशियम भी आते हैं, है ना, बेटा, मांगेकार, स्कूट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम ये आते हैं, तो ये जो होते हैं इनकी वैलेंसी, इनके अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे, ये या तो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करे त्याग दे, या फिर अष्टक पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। अब बताइए 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, कह रहे नहीं करेगा, क्यों करेगा बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और ये प्लस की 2 संयोजकता प्रदर्शित करेगा। अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 3 की, तो ग्रुप नंबर 3 का जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, जे आपके इनके अंतिम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या करते हैं, ये आपके 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग भी देते हैं, या फिर ये आपके 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जांपल अभी आपको बताऊंगा कैसे त्यागेंगे। ग्रुप नंबर 4 की बात करें, आपका जो कार्बन वाला ग्रुप है, इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर 4 ही ऑक्सीकरण अवस्था, वो 4 ही वैलेंसी प्रदर्शित करते हैं। अगर हम 5 की बात करें,
तो 5 में क्या होता है, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन त्याग दें या फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, क्योंकि अष्टक पूरा करना है। तो इनकी संयोजकता होती है तो 5 या फिर 3, प्लस की 5 या फिर माइनस की 3, है ना। अगर हम 16वें की बात करें ऑक्सीजन वाले की, तो ऑक्सीजन के पास अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो या तो संयोजकता होगी 6 या फिर कितनी होगी, या फिर उनकी होगी माइनस की 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 17 की बात करें तो ग्रुप नंबर 17 में क्या होता है, इनके पास अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो संयोजकता 7 भी हो सकती है या फिर माइनस 1, यदि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो। और ग्रुप नंबर 18 में क्या होती है, 0, क्यों, क्योंकि ग्रुप नंबर 18 के जो तत्व होते हैं इनका अष्टक पहले से ही भरा हुआ होता है, इनको ना तो इलेक्ट्रॉन लेने से मतलब है ना देने से मतलब है। देखिए बात करते हैं कि ग्रुप नंबर 1 के सदस्य हैं, इनकी एक ऑक्सीकरण एक वैलेंसी कैसे होती है। तो देखिए वैलेंसी का मतलब क्या होता है, जितनी संख्या में ऑक्सीजन, वो जितनी संख्या में या तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उनको आप कैलकुलेट कर लीजिए। भाई आपकी जो वैलेंसी है, वैलेंसी की याद करने का रूल है, जितनी संख्या में हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उनकी संख्या को वैलेंसी कहते हैं, या फिर जितनी संख्या में ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं उनकी संख्या का आधा कर लो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी। चलिए आपके सामने चेक करते हैं। जैसे अगर हम ग्रुप नंबर 1 की बात करें तो NaH अगर मैंने आपके सामने लिख दिया है ना, सोडियम हाइड्राइड, तो सोडियम हाइड्राइड में आप देखेंगे तो सोडियम है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 1, क्योंकि इसके साथ सिर्फ एक ही ऑक्सीजन, वो आपके एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर 2 के किसी एलिमेंट की, तो देखिए कैल्शियम है, कैल्शियम का हाइड्राइड इस प्रकार से होता है, तो कैल्शियम के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसका मतलब क्या है, ग्रुप 2 का कोई भी एलिमेंट है उसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। अगर हम बात करूं आपके, देखिए ये आपका ग्रुप नंबर 3 में एल्यूमिनियम में ले लिया तो Al2O3, ठीक है, तो यहां पर एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम की संयोजकता देखेंगे आप, एल्यूमिनियम की वैलेंसी अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगी 3। मैंने आपको बताया था जब आपको रासायनिक समीकरण, रासायनिक प्रतीक लिखना सिखाए थे, तब आपको बताया था जब अगर आपके 2 इस प्रकार से एटम लिखे गए हैं तो अगर एल्यूमिनियम की वैलेंसी याद करनी तो ये वाली होती है और ऑक्सीजन की याद करनी तो ये वाली होती है, बताया था ना आपको। तो यहां पर एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है, 3 वाली, तो ध्यान रखना एल्यूमिनियम की वैलेंसी यहां पर 3 होती है। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन आपने CH4 के रूप में देखा ही होगा, तो यहां पर 4 क्या है, 4 आपके कार्बन है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, यहां पर 4। अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 15 के किसी भी सदस्य की, जैसे मान लीजिए आपका है PH3, ठीक है, PH3 है और आपका एक है मैंने ले लिया P2O5 है ना, P2O5। अब बताइए, अब आपसे पूछ लिया कि बताइए आपके ग्रुप नंबर जो 15 होता है उनकी संयोजकता कितनी होती है। भाई जितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उनकी संख्या, या फिर जितने आपके ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं उनकी संख्या को बता दीजिए, ठीक है। ऑक्सीजन की यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या का आधा, तो देखिए यहां पर जो हाइड्रोजन है कितने जुड़े हुए हैं, 5 जुड़े हुए हैं, तो सीधी सी बात है यहां पर 5 तो इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं, PH3 तो इस प्रकार से 3 प्रदर्शित कर रहा है ना, 3 तो इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहा है, और 5 कैसे प्रदर्शित कर रहा है, यहां अगर आप इस फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे यहां से, तो बताया था भाई यहां से अगर आपको निकालने का करेंगे, दूसरे वाले की देखते हैं इसकी, तो यहां पर इसकी 5 है, तो इस प्रकार से ग्रुप नंबर 15 जो होते हैं उनकी 3 भी होती है और 5 भी होती है। अगर हम ग्रुप नंबर 16 की बात करें तो एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, एक तो है आपका H2S, ठीक है, और एक आपका है SO3। अब देखिए ये आपके 6 भी दिखाते हैं और 2 भी दिखाते हैं। 6 कैसे दिखाएंगे और 2 कैसे दिखाएंगे, देखिए 2 को देखने के लिए आप इसको देखिए, भाई किसी भी तत्व है उसके साथ जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं ना उसमें आपको चेक करना है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसका मतलब है 2 इसकी संयोजकता। 6 संयोजकता कैसे प्रदर्शित करेगा, 6 संयोजकता में यहां देखिए भाई आपके ऑक्सीजन है वो 3 है, बताया था ना आपको ऑक्सीजन 3 है, और एक ऑक्सीजन के ऊपर कितनी होती है, -2, और 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, -6, तो -6 भी आपकी ये प्रदर्शित करते हैं। आगे बात करते हैं ग्रुप नंबर 17 की, तो ग्रुप नंबर 17 आपके 1 भी प्रदर्शित करता है और ग्रुप नंबर 17 आपके 7 भी प्रदर्शित करते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए HCl है और आपका है Cl2O7, है ना, Cl2O7 और आपका HCl है। देखिए इस क्लोरीन के साथ आपका हाइड्रोजन जुड़ा है, मतलब एक ही हाइड्रोजन जुड़ा है, इसका मतलब क्या है, एक संयोजकता तो यहां से हम पता लगा सकते हैं, और यहां पर देखिए यहां से अगर आपको संयोजकता पता लगानी है तो मैंने आपको बताया था भाई संयोजकता पता लगाने के लिए करते हैं उल्टा देखते हैं। तो यहां पर अगर हमको क्लोरीन की संयोजकता चेक करनी है तो इसको देखेंगे 7 को, तो यहां पर 7 भी है और 1 भी है। तो इस प्रकार से आपके ग्रुप नंबर 1 के सदस्य एक वैलेंसी दर्शाते हैं, ग्रुप नंबर 2 के 2, ग्रुप नंबर 3 के 3, और ग्रुप नंबर 4 के 4, 5 के वो ग्रुप नंबर 15 के होते हैं वो 5 और 3 दर्शाते हैं, 16 के 6 और 2,
17 के 7 और 1 और 18 के शून्य संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका था संयोजकता यानी कि वैलेंसी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। वैलेंसी है वो आपके इस प्रकार से बदलती है, फिक्स नहीं है। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एक ग्रुप जो होता है ना, यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, एक जो ग्रुप होता है, एक ग्रुप के सभी सदस्यों की जो वैलेंसी होती है समान होती है। कैसे? अगर हम बात करें, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और आपका फ्रांसियम है, तो सारे के सारे +1 फॉर्म में ही मिलेंगे आपको। इसका मतलब क्या है, सबके पास एक एक अंतिम कक्षम इलेक्ट्रॉन है और सबको एक एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के बाद ये आपके +1 संयोजकता प्रदर्शित करेंगे। तो आपको ध्यान रखना, एक ग्रुप के सभी सदस्य होते हैं वो समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जब हम पीरियड में जाते हैं तो इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। ये आपके हैं, किसी भी आपका ग्रुप है उसके अंदर अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या ये भी आपको ध्यान रखनी है कि पहले में 1 होती, दूसरे में 2, 13 में 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 और 18 में 8 और अष्टक नियम के अनुसार इस प्रकार से ये आपके वैलेंसी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। फिर हम लास्ट आपके जो धातु उपधातु होती हैं वो कैसे कैसे धात्विक गुण कैसे बदलते हैं, अधात्विक गुण कैसे बदलते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट में धात्विक प्रवृत्ति और अधात्विक प्रकृति के बारे में। तो देखिए, वैसे तो मैं आपको जो धातु है यानी कि धात्विक और अधात्विक गुण, इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जैसे सबसे विद्युत धनात्मक कौन सा होता है ना, सबसे भारी धातु कौन सी होती है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, कौन सी धातु आपके कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, कौन सी अधातु पाई जाती है। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, मिश्र धातुओं के प्रश्न बनेंगे, आपको स्पेशल वीडियो मिलेगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहां पर आवर्त सारणी की बात हो रही है तो यहां पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, पहली बात तो बात करते हैं धातु क्या होती है, यानी कि मेटल क्या होती है। तो देखिए, मेटल वे पदार्थ होते हैं, वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की जो प्रवृत्ति रखते हैं, ऐसे तत्वों को बोलते हैं धनायन। और ये प्रवृत्ति सबसे ज्यादा ग्रुप नंबर 1 के तत्वों में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें अधात्विक प्रकृति की, तो अधात्विक जो प्रकृति होती है वो आपके ऐसे तत्वों को कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणात्मक ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। उन तत्वों को हम बोलते हैं अधात्विक गुण। क्या बोलते हैं? अधात्विक गुण। अब ये आपके ग्रुप नंबर 17 में सबसे ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि ग्रुप नंबर 17 जो होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इस वजह से वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। तो आपको ध्यान रखना, ग्रुप नंबर 1 के सदस्य होते हैं सबसे ज्यादा धनात्मक विद्युत धनात्मक होते हैं, और आपके वर्ग नंबर 17 के तत्व सबसे ज्यादा विद्युत व आपके ऋणात्मक या इसको बोलेंगे अधात्विक प्रकृति के होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर धातु स्थित है, दाईं ओर अधातु स्थित है, और एक टेढ़ी मिड लाइन जो होती है वो आपके धातु और अधातु को अलग करती है। उपधातु धातु और अधातु को जो टेढ़ी मिड लाइन अलग करती है उसे हम उपधातु बोलते हैं, और उपधातुओं की संख्या 7 है। अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक और बात कर लेते हैं, धात्विक जो गुण होता है, जब आप बाईं ओर से दाईं ओर जाते हो, देखो बाईं ओर सारी धातु हैं और आप दाईं ओर जाते हो तो क्या हो जाती हैं, अधातु हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है भाई, धात्विक गुण जो है अगर आप बाईं ओर से दाईं ओर जाओगे तो क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। और बताया था आपको, जो चीज घटेगी वो बढ़ेगी। मतलब ग्रुप में अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे तो धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ेगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आपको एक स्पेशल वीडियो मिल जाएगा धातु अधातु उपधातु के बारे में, बहुत सारा डिस्कस करना है, तो इस वीडियो में उसको हम समराइज नहीं कर सकते। ओके गाइस, आशा करते हैं आज की क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।